नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों सब्सक्राइब भी करें और करवाएं, क्योंकि अब 2 मिलियंस में लेस देन 2 लाख बचे हैं। आज भविष्य की राजनीति के, भारत में भविष्य की राजनीति के 2 बड़े संकेत मिले। 2 बड़े संकेत, और वो भी उन राज्यों से जहाँ ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत, और वो राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। आपको पता है कि तमिलनाडु के बारे में हमने बात की थी, कल ही बात की थी कि भाई वहाँ अन्नामलाई अपना पद छोड़ रहे हैं और वो हेतु छोड़ रहे हैं कि जिससे कि वो तमिलनाडु में सत्ता प्राप्ति कर सके। भारतीय जनता पार्टी, अन्ना डीएमके और दोनों मिल के सत्ता प्राप्ति कर सके। अन्नामलाई ने अपना कार्य बखूबी कर दिया। उन्होंने 18% वोट ला के दिखा दिया कि वो, आप अन्ना द्रमुक की यदि सोचें तो अन्ना द्रमुक के 20% थे और भारतीय जनता पार्टी के अकेले के 11% थे। तो ये समझ लीजिए कि 2:1 तो हो ही गया। तो आगे जो भी उनमें समझौता होगा वो इस 2:1 यानी कि 1/3 सीट्स जो है, जितनी भी सीट अन्ना द्रमुक अपने लिए लेगी उसकी ठीक आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। ये फॉर्मूला तो तय हो गया है। तो ये बहुत बड़ा गेन है। और इस बड़े गेन के साथ में जो पहले हुआ करता था कि एडीएमके ये ट्राई किया करती थी कि भैया वो बीजेपी के वोट तो ले ले लेकिन खुद के वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र ना करे, वो अब संभव नहीं हो पाएगा। ख़ासतौर से तब जबकि बीजेपी के साथ में दिनकरन और पनीरसेल्वम और शशिकला, ये तीनों, ये जो पूरी थेवर कम्युनिटी जो है वो बीजेपी के ग्रुप में है और ये सब साथ ही साथ लड़ेंगे। अब इसमें इनका सम्मिलन होगा पलानीस्वामी से या अलग होगा ये पता नहीं, लेकिन आज जिस प्रकार से स्टालिन महोदय प्रोटोकॉल को तोड़ के और मोदी जी को रिसीव करने रामेश्वरम नहीं पहुँचे, उसी से यह स्पष्ट हो गया कि भाई खलबली बहुत ज़्यादा है डीएमके के मन में। डीएमके के मन में इतनी बड़ी खलबली है ये बात सुन के कि भाई एडीएमके और भारतीय जनता पार्टी हाथ मिलाने जा रहे हैं कि वो अपना आपा खो बैठी। वरना आप ये देखें कि स्टालिन जो है वो लगातार प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जब कभी भी तमिलनाडु में आए हैं तो स्टालिन ने पूरी तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। इन्होंने पहली बार प्रोटोकॉल ब्रेक किया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा खींच में हुआ है, ऐसा खिसियाहट में हुआ, ऐसा डर में हुआ, ऐसा भय में हुआ, ऐसा आतंक में हुआ। किस चीज़ का आतंक, किस चीज़ का भय, किस चीज़ का डर? वही कि उनका जो बड़बोलापन था वो एडीएमके और बीजेपी के साथ मिलने से टूट गया। उन्होंने तो ये मान रखा था कि नहीं, अब तो अन्नामलाई को आप ऐसा प्रोजेक्ट करते रहो कि अन्नामलाई जो है वही अगला नेता है जिससे कि किसी भी तरह से समझौता ना हो सके। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो दूसरी तिट्टी के बने हुए हैं। वो भूल गए कि किस प्रकार से बांडी संजय कुमार को एक बार कहने पर बांडी संजय कुमार ने प्रेसिडेंट पद छोड़ के सीधे दिल्ली जाना स्वीकार कर लिया था। उससे बांडी संजय कुमार का कद कोई कम नहीं हुआ। बांडी संजय कुमार आज भी उतने महत्वपूर्ण हैं। और महत्वपूर्ण किस में है? पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांडी संजय कुमार ने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में रहना पसंद किया। लेकिन यदि आप याद करें तो आंध्र प्रदेश में ही इसी प्रकार की बात हुई थी। अंत में अपने कार्यकाल के अंतिम 6 महीने 1 वर्ष में के चंद्रशेखर राव भी बिल्कुल स्टालिन की तरह बिहेव करने लगे थे। उनका व्यवहार भी इसी तरह से हो गया था। वो भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने लगे थे। वे मोदी जी को रिसीव करने नहीं जाते थे। वे केंद्र के विरुद्ध अजीब अजीब तरह की बातें करते थे। अब इस समय आप देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि पहले कभी ये
नीट के विषय को उछालते हैं, उससे पहले इन्होंने भाषा के विषय को उछाला, उससे पहले कभी ये सनातन धर्म की बात करते हैं, कभी सदगुरु पर प्रहार करते हैं। ये सारे कार्य ये जो कर रहे हैं ये दिखाता है कि ये किसी भी तरह से ये चाहते हैं कि हाँ भाई ये जो शक्तियाँ उनके विरोध में हैं वो एक ना हों, क्योंकि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि स्टालिन सरकार अत्यंत अलोकप्रिय है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और ये भी कि तमिलनाडु में राष्ट्रीय भावना प्रबलतम है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बस ये है कि एक इनके जो जाति वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने जिस तरह से तोड़ ताड़ के बना रखा है, जो हमारे यहाँ होता है, उसके कारण इनका काम चल रहा है। तो ये भविष्य का संकेत बड़ा घातक है तमिलनाडु में। और दूसरा जो संकेत है वो आज पश्चिम बंगाल से आया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर बड़ा भारी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया कि रामनवमी में किसी भी प्रकार की यात्राएं नहीं निकलेंगी। इसके लिए ममता बनर्जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन जो भी सूचनाएं आई हैं वो सूचनाएं ये बता रही हैं कि 1 करोड़ व्यक्तियों का बाहर निकलने का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्लान था, उनकी योजना थी। लेकिन जब तक के समाचार उपलब्ध हैं, यानी लगभग सायंकाल 5 बजे तक के समाचार जो उपलब्ध हैं, उसके अनुसार 1.6 करोड़ लोग सड़क पर निकल चुके थे। अर्थात ममता जी का जो प्रतिरोध था वो एक महाफ्लॉप साबित हुआ, महाफ्लॉप। इससे ममता जी के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं और ममता जी को अब निश्चित रूप से ये लगेगा कि भाई उनसे बड़ी भारी गलती हो गई और इतना ज़्यादा उनको मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए था कि सामने वाली जो 70% जो जनता है वो एक साथ खड़ी हो जाए। जब कलकत्ते में भगवा झंडा दिखाई पड़ने लगे, स्थान स्थान पर भगवा झंडा जहाँ पहले कभी नहीं दिखाई पड़ा वहाँ दिखाई पड़ने लगे, जब जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रतिबंध के उपरांत भी रामनवमी की पूजा हो जाए, रामलला का विग्रह स्थापित हो जाए, सज जाए और वहाँ पर जो देश विरोधी नारे लिखे हुए हैं उनके ऊपर तिरंगा झंडा लग जाए, तो आप समझिए ये भारी परिवर्तन है। आज तक जादवपुर यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा हुआ नहीं। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है ये लेफ्टिस्ट, इस्लामिस्ट, इन सब का पूरा गढ़ है। इस समय जेएनयू से भी बड़ा गढ़ है, क्योंकि जेएनयू में तो भारी डाइल्यूशन हो गया है। लेकिन वो डाइल्यूशन जो है वो अभी तक जादवपुर यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, लेकिन वहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये हो गया, पहली बार ऐसा हो गया। तो जो स्थिति वहाँ बनी है उससे बंगाल भी कुछ अपनी अलग कहानी कह रहा है। तो मान लीजिए कि अगर तमिलनाडु तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से जाएगा। तमिलनाडु में स्टालिन के बने रह सकने की अब कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती, और जिस प्रकार से परिणाम आते रहे हैं तमिलनाडु में, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने सारी शक्तियों को एक किया, जो कि वो लगभग कर चुकी है, केवल घोषणाएं बाकी हैं, कुछ दिनों में आपको वो स्पष्ट दिख जाएगा। उसके बाद आप ये मान लीजिए कि इंडी अलायंस की, यानी कि स्टालिन की डीएमके की सरकार तमिलनाडु में निश्चित रूप से गई। बचा बंगाल भी तमिलनाडु के साथ साथ ही चुनाव में जाएगा। तो आज की जो घटना हुई है वह एक निर्णायक घटना है या नहीं, ये हमें अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और यदि यह निर्णायक घटना हुई तो इसका श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ साथ शुभेंदु चक्रवर्ती को भी जाएगा। सुकांत मजूमदार को भी जाएगा क्योंकि अध्यक्ष तो वही है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने एक अलग तरह का ही कैरिज्मा दिखाया है। और बंगाल में चुनाव यदि जीतना है तो
मैं कई बार से कहता आ रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि बंगाल में आपको एक चेहरा लेकर जाना पड़ेगा, और वो चेहरा मेरे विचार से शुभेंदु अधिकारी से अच्छा कोई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सीधे मुकाबले में विधानसभा में पिछली बार हराया हुआ है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी का क्लेम बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना है, लेकिन मेरा एक स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि शुभेंदु अधिकारी के नाम पर यह चुनाव लड़ें और जल्दी ही इसकी घोषणा इसलिए कर दें क्योंकि जो कुछ भी उसके बाद जो समीकरण बनने बिगड़ने हैं, लोगों की जो नाराज़गियाँ हैं, उसको दूर करने का समय रहे और आरएसएस का काडर पूरी तरह से लगेगा तो ये दूर करने में, इस तरह की नाराज़गियाँ दूर करने में बहुत ही सक्षम एक संगठन है। तो ये विश्लेषण मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अब इंडी अलायंस का भविष्य जो है वह इन दो राज्यों के भविष्य के साथ साथ पूरी तरह से डूबता हुआ दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।